हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पौधा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज कक्षा 12 के लेसन नंबर 6 में हम पिछले वीडियो के से आगे पादपों में जल के मार्ग को लेकर के डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि पादप किस प्रकार जल का अवशोषण करते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा पौधे जल का अवशोषण कर पाते हैं, जिसमें हम निष्क्रिय और सक्रिय दो विधियों का जिक्र करके आए थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये हम जान चुके हैं कि अवशोषण जो है मूल रोम वाले क्षेत्र से होता है। तो ये तो फैक्ट है कि मृदा के अंदर जड़ में जो छोटे रोम पाए जाते हैं, मूल रोम, रूट एयर्स, उनके द्वारा केशिका जल को अवशोषित किया जाता है। और ये अवशोषित जल मूल रोम से होकर के एपिडर्मिस में आता है। एपिडर्मिस के बाद पूरे कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को पार करते हुए और कहां तक पहुंचता है, जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचता है। जो जल का ये प्रवाह है, इसको हम लैटरल प्रवाह बोलते हैं, यानी पार्श्वीय प्रवाह। जल का ये पार्श्वीय प्रवाह हो गया, जाइलम की कोशिकाओं तक आया। जाइलम की कोशिकाओं में आने के बाद फिर ऊपर के भागों में, तने में, पत्तियों, शाखाओं तक ये किस प्रकार से मूव करता है, किस प्रकार से अभिगमन करता है, ये मार्ग हमको यहाँ समझना है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने बताया पार्श्वीय अभिगमन होता है। पार्श्वीय अभिगमन के द्वारा मूल रोम से जल जो है कहाँ तक आ पहुंचा, जाइलम की कोशिकाओं तक है। ये जो परिवहन है किस प्रकार से होता है, उसके लिए भी अलग अलग पथ हैं, अलग अलग मार्ग यहाँ पर दिए गए हैं। और इनको हम समझने के लिए 3 तरीके से इसमें बताया गया है। एक जो तरीका होता है उसको एपोप्लास्ट कहा जाता है, एपोप्लास्ट। दूसरा है उसको सिंप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा एल्वियोलर होता है, यानी रिक्तिकीय। ये 3 तरीके हमारे पास हैं। तीनों को हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखिएगा, एक फ्लो डायग्राम में यहाँ पर समझाने के लिए हल्का सा बना देता हूँ। एक कोशिका को यहाँ हम बना रहे हैं इस तरीके से। देखिए, इस डायग्राम की तरफ गौर करना। ये एक कोशिका, अपन ने जो डायग्राम बनाया है ये बहुत एनलार्ज रूप से बनाया है, मैग्नीफाई करके बनाया। कहने का मतलब इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कोशिका है, दूसरी कोशिका है, तीसरी कोशिका है, ऐसी अनेकों कोशिकाएं हैं, है ना। हमको जल का मार्ग समझना है कि एक कोशिका से अगली कोशिका, उससे अगली, और अंत में जाइलम तक, अन्य भागों तक किस प्रकार से
किस मार्ग के द्वारा जल पहुंचता है, ये हमें यहाँ क्लियर करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो मैं इसको हल्का सा गहरा कर देता हूँ समझने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो ये गहरा पार्ट दिखाया हुआ है अलग, ये सेल मेम्ब्रेन का है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके अंदर ये जो हम डॉट 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 भर रहे हैं, ये इसका साइटोप्लाज्म है। उसके अंदर फिर ये जो हमने स्पेस दिखाया हुआ है, ये वाला, ये सारे ये रिक्तिकाएं हैं, एल्वियोलाइज है ना, ये रिक्तिकाएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिएगा हम 3 मार्ग इसमें समझने की कोशिश करेंगे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रिक्तिकीय। 3 तरीके से, 3 मार्गों से जल का जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक अभिगमन होता है, पहुंचता है, ये उसका मार्ग होगा जल का। अब इसमें एक कंडीशन है, आप लोग गौर करना थोड़ा सा, यदि जल कोशिका भित्ति से होता हुआ अगली कोशिका तक अभिगमन करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि जल कोशिका भित्ति से अगली कोशिका भित्ति तक जाता है, यानी कोशिका द्रव में प्रवेश नहीं करता है ना, कंडीशन कौन सी आ जाएगी, जैसे जल ने यहाँ प्रवेश किया, ऐसे चलेगा, कोशिका भित्ति है, इस प्रकार से जाएगा, ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे गया, यहाँ आ गया, इस तरीके से यदि जल जाता है। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये इस प्रकार से अगली कोशिका में जाएगा, है ना। ठीक है, और एक तरीका ये जो मार्ग है, कोशिका भित्ति वाला जो मार्ग है, इसको तो हम बोलेंगे एपोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए सिम्प्लास्ट कौन सा, सिम्प्लास्ट में जल यहाँ से प्रवेश करेगा, कोशिका द्रव में होते जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कोई कंडीशन, और इस प्रकार से, है ना, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, कहीं भी समझ सकते हैं हम इसको, इस प्रकार से नहीं, ये यहाँ होके जाएगा, ये कंडीशन ऐसे आएगा यहाँ से। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, जल में प्रवेश किया, कोशिका द्रव में आया, कोशिका द्रव के बाद भित्ति से कोई लेना देना नहीं है, ना रिक्तिका से कोई मतलब है, कोशिका द्रव में इधर घुमा, कोशिका द्रव में गया, 2 कोशिकाओं के बीच जो ये जॉइंट जो दिख रहा है, जहां से होकर के जब जाएगा अगली कोशिका में, ये जो जॉइंट है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा इनको कहा जाता है जीव द्रव्य तंतु। यहाँ पर जीव द्रव्य तंतु वाला भाग है, इसमें से होकर गुजरेगा, फिर अगली कोशिका, कोशिका द्रव मान गया, ये गया, अगली कोशिका, फिर वही प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ से जाएगा, वही अगली कोशिका, कोशिका द्रव, इस प्रकार से जाता रहता है। और ये वाला जो मार्ग होगा इसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट। बेसिक अंतर है, आपको थोड़ा सा गौर करना है। ठीक है, ये सिम्प्लास्ट हो गया। अब हमारे पास बची रिक्तिकाएं, ये, और जिसको हमने नाम में रखा है रिक्तिकीय मार्ग। मार्ग का तीसरा प्रकार रिक्तिकीय, एल्वियोलर है। तो रिक्तिकाएं तो ये है, इसमें कंडीशन क्या होगी, जल के अणु इस तरीके से प्रवेश किए, तो इसमें होकर के जाएंगे, रिक्तिका होकर फिर आगे चले गए, ये रिक्तिका में होकर के आगे, रिक्तिका में होकर के फिर इस तरीके से, गौर फरमाना, रिक्तिका में होकर के जल जाता है। अब रिक्तिका की जो झिल्ली होती है ये वाली, इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट को पार करके रिक्तिका में से होकर के गुजरता है जल के अणु। रिक्तिका में डॉट डॉट मैंने दिखाया हुआ है, डॉट डॉट दिखा रखा है यहाँ पर, जल का अणु में प्रवेश किया, डॉट डॉट यहाँ से गुजरा रिक्तिका के अंदर से, ये आ गया इधर, अगली कोशिका में गया, वही रिक्तिका के अंदर से जा रहा है, अगली कोशिका में गया, वही रिक्तिका के अंदर से, यानी रिक्तिका में होकर के यदि जल के अणु जाते हैं तो ये रिक्तिकीय मार्ग हो जाएगा जल का। ठीक है, तीनों मार्ग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे चित्र के माध्यम से। ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, इसको हम देखिए, ये तो सेल वॉल है, ठीक है, और ये इसका जो है साइटोप्लाज्म बना हुआ है यहाँ, और ये एल्वियोलाई।
और इसमें जो ये मार्ग हम दिखा पा रहे हैं, ये जो भित्ति में होकर के गुजरता है, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट। जो कोशिका द्रव में होकर के गुजर रहा है ये वाला, इसको हम बोलेंगे सिम्प्लास्ट। और जो भित्तिका में से होकर के गुजर रहा है, ये हम दिखा पा रहे हैं, ये हो गया एल्वियोलर। ठीक है, ये तीनों प्रकार के मार्ग आपको बात समझ में आ गए होंगे। एक कोशिका, अगली कोशिका, अगली कोशिका, कोशिकाएं आपस में ये इस क्षेत्र के द्वारा जुड़ी हुई है। जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, बीच में प्रत्येक कोशिका में रिक्तिका दिखाई गई। अब यदि जल इस तरीके से भित्ति में होकर के चलता है, ये भित्ति में, फिर अगली कोशिका में वही भित्ति में होकर के जा रहा है, अगली कोशिका में भित्ति, यदि भित्ति में होकर के चलता है तो क्या हो जाएगा, एपोप्लास्ट, है ना। यदि कोशिका द्रव में होकर के चलता है, प्लाज्मोडेस्माटा से अगली कोशिका द्रव में चला जाएगा, वही कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में होकर के चलता है, सिम्प्लास्ट हो जाएगा। बची हमारे पास रिक्तिका, रिक्तिका में होकर से सीधा यदि गुजरता है तो वो एल्वियोलर यानी रिक्तिकीय मार्ग हो जाएगा जल का। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम इस प्रकार से जल का अवशोषण पादपों के द्वारा कर लेने के बाद हम ये देखेंगे कि पादपों के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, है ना। जल के अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में यहाँ चर्चा। देखिए, हम जान चुके हैं किस प्रकार से, किन किन विधियों से, किन किन मार्गों से पौधों के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है। ये फैक्ट हमको समझ में आ गया है। विधियां अलग अलग हैं, रास्ते यानी मार्ग भी अलग अलग है। इन सबको लेकर के दृष्टि में ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना है कि जो पादपों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है उसको किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं, कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं, है ना। उसमें से देखिए कई हैं अलग अलग। तो उसमें जो पहला कारक की हम चर्चा करें तो वो है मृदा में प्राप्य जल। एक एक की व्याख्या करेंगे, बहुत अच्छे हैं। मृदा में प्राप्य जल का मतलब ये हो गया, बात को समझना है बहुत अच्छी तरह से। मृदा के, ये हम पाठ के प्रारंभ में डिस्कस कर चुके हैं, मृदा के अंदर जो जल है वो पूरा का पूरा यानी सभी प्रकार का जल पौधों के लिए प्राप्त नहीं होता है। जितना भी, क्योंकि जो प्रारंभ में हमने बताया था, जब जल का जो प्रमुख स्रोत है वो वर्षा है, और वर्षा जल का भी अधिकांश हिस्सा पौधों को प्राप्त नहीं होता है, वो बह करके निकल जाता है, ये निचले स्तरों में चला जाता है। तो उसमें हमने बताया था एक प्रवाहित जल होता है जो सीधे बह करके प्रवाहित होकर के नदियों के माध्यम से समुद्रों तक पहुंच जाता है। वो जल तो पौधों को मिलेगा ही नहीं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। एक हमने बताया था जल जो अवशोषित होता है गुरुत्वीय बल के कारण, जो मृदा के बहुत निचली परतों में चला जाता है, मृदा की ज्यादा गहराई तक चला जाता है, वहां तक पौधों की जड़ें नहीं पहुंचती हैं, तो पौधे उसको भी नहीं ले पाते, यानी वो भी प्राप्य जल नहीं है पौधों के लिए, नहीं, उसको गुरुत्वीय जल बोलते हैं। और तीसरा हमने बताया था कि मृदा में जल के कुछ अणु यानी बहुत कम मात्रा में जो जल है वो मृदा कणों के बीच जो स्पेस पाया जाता है बिल्कुल कम, उस स्पेस में पतली फिल्म के रूप में जल के अणु पाए जाते हैं, और उस जल को हमने नाम दिया था केशिका जल, कैपिलरी वाटर। केवल पौधे उसी केशिका जल को प्राप्त करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी पौधों के उपयोग का होता है। ठीक है, तो मृदा में प्राप्य जल जो है वो केवल कौन सा है, केशिका जल है। अब
केसी का जल मृदा में कितना है वो पौधों पर डिपेंड करेगा, है ना। कहने का मतलब है प्राप्य जल यानी केसी का जल मृदा में कम होगा तो अवशोषण भी कम होगा, यानी मृदा में उपस्थित केसी का जल की मात्रा पौधों के द्वारा जल के अवशोषण को प्रभावित कर रही है सीधा सीधा। यानी प्राप्य जल केसी का जल मृदा में कम है तो अवशोषण की दर भी कम होगी, यदि प्राप्य जल अच्छी मात्रा में है तो पौधे अवशोषण भी अधिक कर पाएंगे, सीधा सीधा फेंकता रहे नहीं। अब इसमें एक बिंदु आता है जिसको हम जल धारण क्षमता भी बोल सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता पर भी डिपेंड करता है। जल धारण क्षमता का मतलब हो गया मृदा अपने अंदर अपने कणों के मध्य जल का कितना अमाउंट, कितनी मात्रा में जल को रोक करके रखती है, धारण करके रखती है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, मृदा की। ठीक है, क्योंकि हम इतना जानते हैं जैसे बलुई है, बलुई मृदा है, बालू मृदा जो है, बालू मृदा के जो कण है वो बड़े साइज के होते हैं, है ना, तो उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, बहुत जल्दी से जल जो है रिस करके निचली परतों में चला जाता है क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अब होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो पौधे अवशोषण कहां से करें, यानी होल्डिंग कैपेसिटी भी अवशोषण की दर को सीधे प्रभावित करती है। अब जैसे बलुई दोमट मृदा है, उसके कण छोटे होते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, जल को ज्यादा धारण करके रखती है, तो जल ज्यादा मिलता है मृदा के अंदर तो पौधे ज्यादा अवशोषण कर पाते हैं। तो जल धारण क्षमता कहिए या फिर प्राप्य जल कह दीजिए, ये सीधा सीधा अवशोषण की दर को प्रभावित करता है ना। इसमें एक पॉइंट और चलता है जिसको हम स्थायी मिलानी प्रतिशत बोलते हैं, स्थायी मिलानी प्रतिशत। ये अच्छा बिंदु है, इसको समझना है, स्थायी मिलानी प्रतिशत। देखिएगा, स्थायी मिलानी प्रतिशत कहने का मतलब यह है, यदि स्थायी मिलानी प्रतिशत का मतलब हो गया मृदा में जल की इतनी मात्रा जिसमें पौधों की पत्तियां पहली बार मिलानी प्रदर्शित करते हैं। मिलानी का मतलब मुरझाना, है ना। जल की इतनी मात्रा मृदा के अंदर जिसमें पौधों की पत्तियां पहली बार मुरझाना प्रारंभ करते हैं, वो स्थायी मिलानी प्रतिशत है। मेरे कहने का मतलब यह है, यदि स्थायी मिलानी प्रतिशत ज्यादा होगा तो क्या ज्यादा मुरझाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, पौधों के द्वारा अवशोषण अधिक होगा, स्थायी मिलानी प्रतिशतता घटेगी, अवशोषण की दर भी घटेगी। तो स्थायी मिलानी प्रतिशतता और जल के धारण की क्षमता, या फिर कंप्लीटली हम कहें तो मृदा में प्राप्त जल सीधे सीधे पौधों के द्वारा अवशोषण को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, मृदा वातावरण। और देखिए, वातावरण का मतलब वायु से है, वायु किसमें, मृदा में। कहने का मतलब यह है भूमि के अंदर, मृदा के अंदर, मृदा कणों के मध्य वायु का संचार, एयर सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, पौधों के द्वारा जल का अवशोषण भी उतनी ही अच्छी मात्रा में हो पाएगा, उतनी ही अच्छी क्षमता के साथ हो पाएगा। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा मृदा में वायु का संचार होगा, है ना, उतना ही अवशोषण ठीक ढंग से कर पाएगी पौधे की कोशिका। क्योंकि हम ये सीधा जानते हैं, जिन खेतों में, जिस मृदा में लगातार जल भरा रहता है, जो मृदा जलमग्न रहती है, जलमग्न मृदा में वायु का संचार घट जाता है, क्योंकि वायु का स्थान जल ले लेता है, वायु बाहर निकल जाती है, तो वायु कम होती है, जल ज्यादा रहता है। ऐसी जलमग्न मृदा में जो पौधे हैं वो अवशोषण प्रॉपर नहीं कर पाते, यानी कम मात्रा में अवशोषण चलता है। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, अधिक वायु से, जैसे हम बार बार जुताई करवाते हैं, निराई गुड़ाई करवाते हैं फसलों में, इसके पीछे ये एक बहुत अच्छा रीजन है। निराई गुड़ाई करने से मतलब केवल खरपतवार को हटाने से नहीं है, उसमें क्या है, मृदा के कण जो है दूर दूर हो जाते हैं, उथले हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, तो वायु का संचार उनमें बढ़ जाता है, जिससे पौधों का अवशोषण की दर भी बढ़ जाती है, श्वसन की दर भी बढ़ जाती है, और पौधे की जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी आती है। तो वायु का होना बहुत जरूरी है। वायु ने सीधे सीधे अवशोषण को प्रभावित किया, वायु का संचार अधिक तो अवशोषण भी अधिक, वायु का संचार कम मृदा के अंदर तो अवशोषण भी कम हो पाएगा। तीसरा, ठीक है। अब देखिएगा,
मृदा के तापमान की बात करते हैं हम, तीसरा बिंदु। तो ये भी सीधे अवशोषण की दर को प्रभावित करता है। तापमान सामान्यतः ऐसा माना गया है 20 से 30 डिग्री का जो रेशो है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का जो रेशो है तापमान का, ये एक ऐसी परास है टेम्परेचर की, ऐसी रेंज है जिसमें पौधों के द्वारा जल का अवशोषण बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कौन सी रेंज होगी तापमान की? 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इतना यदि तापमान बना रहता है तो पौधे अच्छा अवशोषण कर पाएंगे। अब कंडीशन यदि 30 से अबव जाता है, ऊपर जाता है, और 20 से नीचे यदि आता है मृदा का तापमान, हम बात कर रहे हैं मृदा सॉइल टेम्परेचर की, एनवायरमेंट का मतलब नहीं है। सॉइल टेम्परेचर यदि 20 से नीचे और 30 से ऊपर जाता है तो ऐसी कंडीशन में पादप अवशोषण जो है प्रभावित हो जाता है, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा, कम मात्रा में अवशोषित कर पाएंगे पौधे। ठीक है। ऐसे ही एक बिंदु हम लेते हैं मृदा विलयन की सांद्रता। तो मृदा विलयन की सांद्रता देखिएगा, इसका सीधा संबंध मृदा के अंदर मृदा कणों में जो जल पाया जाता है उसी के साथ अनेक मात्रा में खनिज लवण घुलित अवस्था में जल के साथ पाए जाते हैं, तो जल का एक तरीके से विलयन बन जाता है ना। और जो मृदा में जो विलयन बना उसकी सांद्रता कितनी है, ये पौधों के अवशोषण की दर को प्रभावित करेगा। सीधे से कहने का अर्थ है यदि सांद्रता अधिक है तो अवशोषण कम होगा। ध्यान रखना, यदि मृदा के जल में जो विलयन बना उसकी सांद्रता अधिक है तो अवशोषण धीमा होगा, कम हो पाएगा। कहने का मतलब यह है तनु विलयन जो होगा, है ना, यानी कम सांद्रता का विलयन जो होगा, ऐसी स्थिति में पौधे ज्यादा अवशोषण कर पाएंगे। तनु विलयन वाली कंडीशन में ज्यादा अवशोषण होगा। जितनी सांद्रता इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे ही अवशोषण घटता जाएगा, है ना। क्योंकि अवशोषण कई तरीके से होता है, परासरण वाली विधि काम आती है, विस्तरण वाली विधि काम आती है। तो सांद्रता अधिक होने पर क्या होता है, अणु के बीच का जो अभिगमन है, एनर्जी जो है, टक्कर की जो ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है ना। कम एनर्जी की वजह से जो अवशोषण है वो भी घट जाता है। जितनी सांद्रता जितनी कम होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी, विभव ज्यादा बनेगा, तो अवशोषण दाब भी उत्पन्न होगा, जिससे अवशोषण भी मैक्सिमम मात्रा में हो पाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो अभी तक जो हमने वीडियो में जाना, इससे पहले के वीडियो लेसन नंबर 6 में है, ये सारी पादपों द्वारा जल के अवशोषण पर आधारित। अवशोषण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, किन किन विधियों से होता है, कौन कौन से मार्ग हैं इसके, है ना, और ये प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े, कुल मिलाकर अवशोषण के बारे में। अब जो पार्ट में हमारा दूसरा बिंदु चलता है अवशोषण के अलावा, वो है रसारोहण, एसेंट ऑफ शहद। और रसारोहण का मतलब है अभी जो अवशोषण हुआ है वो केवल मूल की कोशिकाओं में, ध्यान रखना, मूल की कोशिकाओं, कहने का मतलब है ट्रांसवर्स हुआ है, यानी लेटरल हुआ है, पार्श्व प्रभाव हुआ। अर्थात पार्श्व प्रभाव का मतलब है मूल रोम से जल अवशोषित हुआ, एपिडर्मिस की कोशिका में गया, कॉर्टेक्स को पार किया, उसके बाद जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचा है जल, केवल जाइलम की कोशिकाओं तक। ये इस तरीके से चला है, इसलिए लेटरली इसको कहा गया है। ये तो अवशोषण है। अब एसेंट ऑफ शहद, रसारोहण का मतलब है जाइलम, जड़ की जाइलम की कोशिकाओं में जल आ पहुंचा, यहाँ से आगे फिर ऊपर कैसे चढ़ेगा, ऐसे तने में, पत्तियों, शाखाओं तक, टॉप तक, शीर्ष भाग तक किस प्रकार जाएगा, वो रसारोहण होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, पार्ट नंबर 6 है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा रसारोहण के बारे में। कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।